नमस्कार सभी को। एक बार पुनः फिर हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। बीच में एक संडे क्लास मिस की हम लोग कल किसी कारणवश, तो फिर हम लोग वहीं पर से चलते हैं जहां से हम लोग देख रहे हैं। अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, आपके फैमिली वाले भी स्वस्थ होंगे और प्रयास करें अधिक से अधिक स्वस्थ रहने का, जितना हो बचें, क्योंकि ये महामारी जो है सभी को आक्रांत किए हुए हुआ है। तो उससे बचने के लिए जहाँ तक उपाय हो करें और बैठ के घर में पढ़ें। घर में जो काम है वो अब सेफ जोन में रह के करें। तत्कालिक हम लोग अभी जो देखने जा रहे हैं, जहाँ तक हम लोग छोड़े थे पिछले क्लास में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चौथा प्रॉपर्टीज देख रहे थे, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग जो वहां पर जो परिभाषा देखे थे, विलियन के प्रकार देखे थे, जिसमें 3 टाइप देखे थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे इसका लॉज, इसका नियम, कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या नियम है। उन सभी नियमों को देखने के बाद तब फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और एक बात और याद आई कि कुछ लोग जो है न्यूमेरिकल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हैं, कुछ लोग डाले हैं 2-4 ठो, तो वो सारा न्यूमेरिकल्स सोच रहे होंगे कि विलंब हो रहा है बताने में, वो जान के रखे हुए हैं ताकि और इकट्ठा हो जाए तो एक ही दिन सबको क्लियर कर दें। तो अब एक ही दिन क्लियर होगा, आज के बाद कोई भी दिन, कल हो परसों हो, जिसमें जाकर के जो है कि सारा सवाल को सॉल्व किया जाएगा, जो भी इकट्ठा है आपके पास। और जो मेरे तरफ से होगा कुछ सवाल, उन सभी सवालों को एक बार सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आप तो सॉल्व रूम में बैठ के करेंगे नहीं। तो मेरा जहां तक ड्यूटी बनता है वहां तक हम पूरा करेंगे, लेकिन तत्कालिक पहले अभी टॉपिक को खत्म कर लें, उसके बाद। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हल्ला मचा रहा है कि हाँ सर सवाल दिए तो कब सॉल्व कीजिएगा, वो सब जवाब मिल जाएगा आपको, समय पर मिलेगा। तत्कालिक हम लोग देखते हैं यहां पर लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। वांट हॉफ ने गैसीय पदार्थ के विभिन्न नियमों का सहायता लेकर निम्नांकित अलग अलग नियम दिए हैं। पहला नंबर, वांट हॉफ बॉयल्स लॉ। तो 2 साइंटिस्ट यहां पर है, वांट हॉफ और बॉयल्स लॉ। बॉयल, तो बॉयल साहब ने जो है गैसेस स्टेट के लिए नियम दिया था। उन्होंने कहा था वहां पर 11th में जो पढ़े होंगे कि गैसीय पदार्थ के लिए उन्होंने नियम दिया था कि किसी भी गैस का जो है दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को यहां पर लाया। किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात परासरण दाब समानुपाती 1/, विलयन का आयतन और पाई समानुपाती 1/v। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, वांट हॉफ चार्ल्स लॉ। तो पहला दिया कि किसी भी विलयन का परासरण दाब जो है उसका आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मतलब उल्टा समानुपाती, विलयन का आयतन बड़ा, परासरण दाब छोटा, तो मतलब पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये बढ़ेगा तो ये छोटा होगा और ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। अब दूसरा कहता है चार्ल्स लॉ में किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। अर्थात परासरण दाब समानुपाती परम ताप और पाई समानुपाती T। ये इक्वेशन 2। तो अभी तक दो नियम देखे। पहला देखे वांट हॉफ बॉयल्स लॉ और दूसरा वांट हॉफ चार्ल्स लॉ। इसमें आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है और इसमें परम ताप का समानुपाती होता है परासरण दाब। परम ताप किसको कहते हैं? तो जब टेम्परेचर को हम लोग केल्विन पैमाने पर व्यक्त करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मापने का कई पैमाना है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रीमर। तो इसमें से केल्विन पैमाने पर जब किसी भी टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? परम ताप। चाहे वो गैस के लिए लागू हो, चाहे वो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए लागू हो। तो इसको हम लोग हमेशा परम टेम्परेचर जब भी लेंगे केल्विन में लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहे कि फ़ारेनहाइट में दिया रहे कि रीमर में दिया रहे, किसी पैमाने पर दिया रहे, उसको हमेशा सवाल जब बनाएंगे तो चेंज करेंगे किसमें? केल्विन में। तो इस प्रकार से दो नियम हम लोग देख लिए। अब तीसरा नियम देखते हैं। नंबर 3 कहता है वांट हॉफ एवोगाड्रोज लॉ। किसी विलयन का परासरण दाब गुल्ल के मोल की संख्या का समानुपाती होता है। अर्थात परासरण दाब जो होगा वो समानुपाती होगा गुल्ल के मोल की संख्या और पाई इज प्रोपोर्शनल टू NB। ये इक्वेशन 3। तभी तक 3 लॉ देखे। एक में देखे
पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, दूसरा पाई इज प्रोपोर्शनल टू t और तीसरा पाई इज प्रोपोर्शनल टू nb। तो अपेक्षा करते हैं कि तीनों लॉ समझ गए होंगे कि वान टॉप ने 3 लॉ दिया, एक बॉयल के साथ मिल करके, बॉयल के नियम के साथ मिल करके कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब है उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब पाई समानुपाती 1/v। दूसरा दिया चार्ल्स के नियम के साथ मिल करके, तो उसमें कहा कि किसी भी विलयन का परासरण दाब जो होगा परम ताप का समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती t। अब तीसरा देखा एवोगाड्रो के नियम से रिलेटेड मिलाकर के यहाँ पर दिया कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होगा उसमें जो घुल्य है उसके मोल की संख्या का समानुपाती होता है। तो ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीनों लॉ देख लिए, अब तीनों लॉ को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद फाइनल फॉर्मूला हम लोग तैयार करेंगे। अब तीनों नियमों को मिलाने पर तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू NB इंटू t/v और पाई इक्वल टू सम कांस्टेंट s अथवा r NB इंटू t/v। जहां S और R क्या है, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट विलियन स्थिरांक, इसका मान भी जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखे थे, R का मान वही मान होगा 0.0821 ATM पर मोल पर केल्विन। ये S या R का मान है जो कि हम लोग कहीं भी सवाल में यूज करेंगे। ATM है दाब का मात्रक, ATM लीटर भी है, सॉरी लीटर हो गया वॉल्यूम का मात्रक, मोल तो जानते ही हैं NB, और K जो है टेम्परेचर का मात्रक। तो इस प्रकार से सभी का मात्रक यहाँ पर निहित है, इसमें यही मात्रक का इस्तेमाल करेंगे। जिस भी मात्रक में सवाल दिया है उसको पहले इसमें ATM लीटर में बदल करके ही उसको हमको आगे बढ़ाना है। तत्कालिक यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ें। अब हम जानते हैं कि मोलर सांद्रण बराबर मोल की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है। तो इसलिए C बराबर NB/v, NB मोल की संख्या है, V आयतन है लीटर में। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पर NB/v के जगह पर, तो इसलिए समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से पाई इक्वल टू SCT, ये समीकरण 5, मतलब NB/v के जगह पर C ले आए, S और T तो रहेगा ही, R भी यूज कर सकते हैं। पुनः हम यह भी जानते हैं कि NB इक्वल टू WB/MB, इसलिए समीकरण 4 से तो पाई इक्वल टू S इंटू WB इंटू T
समीकरण 6, मतलब यहाँ NB की जगह पर क्या लाए, WB/MB। पुनः घनत्व बराबर भार बटे आयतन, इसलिए D = WB/V, तो therefore पाई will be equal to S into D into T by MB। 7। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये पाई का मान 4 इक्वेशन प्राप्त हो। एक यहाँ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। सातों में से कोई भी सवाल होगा तो इस चारों में से किसी का जरूरत पड़ेगा। जो जो डाटा दिया रहेगा उसका हम लोग यूज कर करके सवाल को बना सकते हैं। अब एक बार फिर इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। या उसके पहले हम लोग एक चीज और देखें। समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 क्या है, तो पाई = S into WB into T by MB into V, यही है ना। तो इससे प्राप्त क्या होता है हम लोग का, पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/MB, अर्थात किसी विलयन का परासरण दाब गुल्य के अनुभार पर निर्भर करता है, जो साबित करता है कि परासरण दाब एक अनुसंख्यीय गुण है। तो साबित करने भी आता है कि परासरण दाब एक अनुसंख्यीय गुण है, साबित कीजिए। तो यहां तक व्यंजक ला करके हम साबित करके दिखा सकते हैं कि ये परासरण दाब क्या है, एक अनुसंख्यीय गुण धर्म है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तभी तक में हम लोग जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखे, चारों का चारों में ये साबित करके दिखाए कि MB पर निर्भर करता है, अर्थात गुल्ली के अनुभार पर निर्भर करता है। तो गुल्ली के अनुभार पर निर्भर करता है। अब यहां से यह भी पता चलता है कि गुल्ली का अनुभार बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, बशर्ते कि सारा चीज सिमिलर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको दिया 0.1 m ग्लूकोज का परासरण दाब 0.1 m चीनी या शर्करा के परासरण दाब के अपेक्षा डैश होगा, बराबर, बड़ा, छोटा, सभी। तो क्या जवाब देंगे? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सांद्रण सेम है, 0.1 m है, मतलब C का मान 0.1, वहां भी C का मान 0.1, तो सब कुछ कांस्टेंट है। तो बाकी बचा क्या, परासरण दाब किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ ग्लूकोज जो है उसका अनुभार और चीनी का अनुभार। तो चूंकि ग्लूकोज का अनुभार जो है
जब निकालेंगे तो 180 आएगा और चीनी का अनुभार 342 आएगा। तो बड़ा कौन है? चीनी का अनुभार। तो जिसका अनुभार बड़ा उसका परासरण दाब छोटा, और जिसका अनुभार छोटा उसका परासरण दाब बड़ा। तो ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है इसके तुलना में, तो ग्लूकोज का पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का अनुभार तो छोटा है तो परासरण दाब क्या होगा? बड़ा। इसलिए आंसर होगा बी, क्योंकि अनुभार उसका छोटा है। यदि चीनी का पूछता तब वो छोटा हो जाता। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जाकर भी हम जवाब दे सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में रहे, सब्जेक्टिव में रहे। निकालने के लिए कहेगा तो निकाल के दिखा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं समपरिसारक विलयन के लिए, इसको अप्लाई करते हैं इस लॉ को। जैसे यहाँ पर हम लोग हेडिंग दें, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो पाई इक्वल टू SCT, ये जान रहे हैं। प्रथम विलयन के लिए माना विलयन का तापक्रम T1, विलयन का सांद्रण C1, विलयन का परासरण दाब बराबर पाई1। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? पाई1 इक्वल टू SC1T1। दूसरे विलयन के लिए माना T2 विलयन का सांद्रण C2, विलयन का परासरण दाब इक्वल टू पाई2। इसलिए समीकरण 1 से तो फिर एक बार हो जाएगा पाई2 बराबर SC2 इंटू T2। ये समीकरण 3। अब समपरिसारक विलयन के लिए पाई1 बराबर हो जाएगा पाई2। इसलिए SC1T1 इक्वल टू हो गया SC2T2। SS कैंसिल, तो C1T1 इक्वल टू C2T2। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समपरिसारक विलयन के लिए कौन सा बात सही है या कौन गलत है। तो सही वाला ये इसको उठा दिया, सॉरी इसको उठा दिया, इसको दे दिया, 2-3 दे दिया सही वाला, एक तो कोई गलत दिया, या इसमें से कोई एक तो सही वाला दिया, कहेगा कौन इसमें सही है। तो हमको देख लेना है पुनः। C इक्वल टू NB/V
तो इसलिए C1 इक्वल टू NB1 बाय V1 एंड C2 इक्वल टू NB2 बाय V2। तो इसलिए समीकरण 4 से तो हो गया NB1 T1 NB2 T2 बाय V2, समीकरण 5। ठीक है। और फाइनल चूंकि NB बराबर WB बाय MB, NB1 बराबर WB1 बाय MB1, NB2 बराबर WB2 बाय MB2। अब इसके लिए यहाँ पर समीकरण 5 से NB1 के जगह पर हो गया WB1 T1 बाय V1 WB2 T2 बाय V2। ये इक्वेशन 6। तो इस प्रकार से आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन नंबर ये सही है, ये और वो 6। तो इसमें जिसका इस्तेमाल करना होगा, जहां पर जरूरत पड़ेगा उसको इस्तेमाल करके सवाल बनाना है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स को। जरा सा इसको नहीं तो क्या नाम बनाते थे। अब एक दो सवाल देख लेते हैं ताकि आप लोग अपने आश्रम में बैठ करके अभ्यास करेंगे। जैसे क्वेश्चन 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। 2-3 बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका, खासकर यूरिया विलयन के लिए पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। टेम्परेचर दे दिया है +273, तो 400 केल्विन हो गया। प्रतिशत सांद्रण दिया है 5%। माना कि घोल का आयतन V बराबर 100 लीटर या 100 ml, तो 100/1000 लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर होगा। तत्कालिक हम 100% को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए गुल्ली का भार कितना होगा। WB बराबर हो जाएगा 5 ग्राम और यूरिया का अनुभार MB बराबर हो जाएगा 60। पाई बराबर वाट। तो चूंकि पाई इक्वल टू S इंटू WB इंटू T बाय
तो एस तो जानते हैं 0.0821, WB हो गया 5, T हो गया 400, MB हो गया यहाँ पर 60, अब भी हो गया 0.1। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी निकलेगा उतना ATM आंसर हो जाएगा। तो गुना भाग कर लेंगे आप लोग और इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लें सवाल को। टेम्परेचर दे दिया है, 5% सांद्रण दिया है, तो सर परसेंटेज में बताए थे कि 100 में उतना है, तो 100 मान लिए इसका वॉल्यूम को। अब घुलने का भार तब कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। अनुभार यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2, तो इस फॉर्मूला से देखिए तो इसका कितना आएगा 60, तो पाई निकालना है तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्व कर मैंने सब कुछ को रख करके उसको मैंने हल करेंगे तो हल करने के बाद हमको आंसर आ जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं परासरण दाब से रिलेटेड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवाष्पशील विलेय के 50 ग्राम मात्रा को 227 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 लीटर विलयन में मिलाया जाता है या मिलाने पर परासरण दाब का मान 20 ATM प्राप्त होता है, तो विलेय का अनुभार ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया है, 50 ग्राम मात्रा, WB 50 ग्राम, टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो 500 केल्विन, वॉल्यूम 5 लीटर दिया हुआ है और पाई का मान दे दिया है 20 ATM। तो इसलिए MB इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, पाई इक्वल टू S इंटू WB इंटू T। MB बराबर हो जाएगा S इंटू WB इंटू T बाय पाई इंटू V। S है 0.0821, WB है 50, T हो गया 500, पाई हो गया 20, अब V हो गया 5। अब हल कर सकते हैं इसको। तो 0.0821 यहाँ से डिवाइड करेंगे 250, इतना ग्राम प्रति मोल आंसर होगा। गुना कर लीजिएगा, जो आएगा उतना कर लीजिएगा।
तो इस प्रकार से ऐसा ढंग का कोई भी सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल रहता है इसमें, इस ढंग का जो भी सवाल परासरण दाब से रिलेटेड होगा उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बनेगा उसको फिर व्हाट्सएप पर डाल देंगे तत्कालिक, सबको इकट्ठा करके हम लोग एक दिन देखेंगे लास्ट में। पहले कल देखेंगे और थ्योरी बचा हुआ है अगले क्लास में, जरा सा बस लास्ट होगा, वो होगा एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जाके जो है कि हमको यहाँ पर वांट ऑफ गुणक, ये दो चीज को देखने के बाद चैप्टर हो जाएगा लास्ट। अब उसके बाद फिर तब आप लोग सवाल, कल के बाद फिर अगले दिन सवाल, या कल ही हो सकता है सवाल बताएंगे कुछ, तो जैसा होगा उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।